नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम दो विषयों पर आपके सामने विश्लेषण करेंगे। पहला, बंगाल चुनाव में इस बार किसी की भी मौत नहीं हुई। ये जरूर बात है कि 7 लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन वो भी मामूली रूप से। एक भाजपा के नेता हैं जिनको सर पर 7 टाके लगे हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोग हल्के फुल्के घायल हुए। लेकिन 2021 के चुनाव में 58 मौतें हुई थी और 1354 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनमें कई घायल ऐसे हैं जो आज भी दर्द महसूस कर रहे हैं, चाहे वो फ्रैक्चर का हो, चाहे वो कंपाउंड फ्रैक्चर का हो, और तमाम इंजरी उनकी ऐसी थी जो अंदरूनी थी और उसके बाद वो आज भी 5 साल बाद फिट नहीं हो पाए हैं। इसी के साथ साथ बंगाल चुनाव के साथ साथ हम एक और बात करेंगे। असम में हिमंता विश्व शर्मा को लेकर, उनकी पत्नी को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा ने तमाम सारी टिप्पणियां की थी और ये कहा था कि इनकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट हैं। हालांकि बाद में वो जांच में खारिज कर दिया गया। आज उसकी अग्रिम, पवन खेड़ा जी ने अग्रिम बेल के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बड़ी जोरदार बहस हो रही है। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की ओर से खड़े हैं और उन्होंने कहा कि हिमंता विश्व शर्मा ये असम के जो मुख्यमंत्री हैं, ये संवैधानिक काऊ बॉय हैं, संवैधानिक रैम्बो है। इस तरह की टिप्पणी से उन्हें नवाजा है और कई विषय उन्होंने रखे हैं कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल असम के मुख्यमंत्री ने पवन खेड़ा के बारे में की थी पूर्व में, उसी पर उन्होंने काउंटर किया है और उन टिप्पणियों को भी, उन विश्लेषणों को भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में साझा किया है। मैं कैमरे पर उस शब्दों को नहीं बोल सकता हूं क्योंकि वो निहायत खराब शब्द माने जाते हैं, लेकिन संवैधानिक काउबाऊ बॉय और संवैधानिक रैम्बो भी कहा जाना, किसी संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, ये भी नागवार है। मुझे लगता है ये भी एक शब्दों की मर्यादा के विपरीत है। इन्हीं दो विषयों पर हम आपसे के साथ विश्लेषण करेंगे। साथ होंगे हमारे पश्चिम बंगाल के भाजपा के प्रवक्ता ऋषिकेश चौधरी जी। तफसील से उसमें बिंदुवार चर्चा करेंगे। पहले हम बंगाल के चुनाव पर चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर ठीक है 2.5-3 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों के सिपाही लगे थे वहां पर, लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जान माल की कोई क्षति नहीं हुई बंगाल के चुनाव में, दोनों चरणों के चुनाव में। तो उनसे तफसील से बात करेंगे, इसकी तमाम सारी क्या वजह रही, कहां क्या रहा। लेकिन एक बात तो है, केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए और चुनाव आयोग के लिए सलाम तो बनता है, यह तो बिल्कुल तय है। ऋषिकेश जी नमस्कार। आपका नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, जिस तरह की बात थी बंगाल के चुनाव में, पिछले कई चुनावों में अगर हम देखा जाए, जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी तब भी हिंसा होती थी, चुनावी हिंसा होती थी, मतदान के दौरान होती थी। मैं आपको क्या रिकॉर्ड बताऊं कि लेफ्ट के समय 35 साल उनका शासन रहा है, जो अगर हम आंकड़े अगर आपके साथ साझा करेंगे तो किसी को भी हैरानगी होगी। टोटल 35 सालों में 7,890 लोग मारे गए हिंसा में, चाहे वो पहले हों, चाहे वो बाद में हो और चाहे उसके बाद बहुत बाद हो। ये चुनावी हिंसा की बात कर रहे हैं, तो वो समय अलग दौर था। लेकिन ममता जी के भी जमाने में भी हिंसा हो रही थी, चुनावी हिंसा हो रही थी। मैंने पिछले 2021 का आपके सामने आंकड़ा रखा। इस बार क्या क्या आपको लगा कि कोई मौत नहीं हुई, कोई घायल नहीं हुआ गंभीर रूप से? क्या वजह आप इसको इन सब की देखते हैं? देखिए राजेश जी, इसमें बहुत बहुत गंभीर अगर किसी ने अपना रोल प्ले किया है तो वो इलेक्शन कमीशन। आज अगर हम भारत में बैठ के निष्पक्ष रूप से चाहते हैं कि किसी राज्य में चुनाव हो, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना पड़ता है। पिछले 34 साल और विगत 15 साल, ये 50 साल लगभग बंगाल में कोई चुनाव हुआ ही नहीं। यहाँ पर हिंसा हुई, रक्त रंजित राजनीति की। इस रक्त रंजित राजनीति से लोग, यहाँ के जो आम नागरिक है, वो त्रस्त। इस बार इलेक्शन कमीशन ने यह दिखाया है कि इलेक्शन कमीशन को जिस प्रकार के प्रावधानों में पावर दिया गया है,
उसका सही मायने में ज्ञानेश कुमार जी ने एग्जीक्यूशन किया है, ताकि आम नागरिक, देखिए सत्ता में कोई आए जाए, देश में भारतीय जनता पार्टी आज है कल नहीं भी रह सकती है, लेकिन भारत का लोकतंत्र जो है वो अमर रहना चाहिए, और इस लोकतंत्र के महापर्व को रक्त रंजित नहीं रहने देने का सबसे बड़ा, अगर किसी को हम जिम्मेवार मानते हैं कि इस प्रकार से जो चुनाव हुए हैं बंगाल में, वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की बड़ी जीत है। और मैं आपको एक दूसरी बात बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से यहाँ पे पोलराइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने बहुत काम किया है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने समझ लीजिए 1 वर्ष के ऊपर से यहाँ पर उनकी जो कार्यशैली है उसको स्थापित करने का काम किया है। चुनाव से पहले ही एसआईआर एक छोटी प्रक्रिया थी जिससे बोगस वोटर को बाहर निकालना था, जो यहाँ पर वोटर लिस्ट में इनबिल्ट सिस्टम में आ गए, जिसके कारण क्या होता था, रिगिंग के जो स्कोप होते थे, ये जो रिगिंग जो होती थी, आप सुना करते थे कि बंगाल में यहाँ पर रिगिंग हो रही है, यहाँ बोगस वोट पड़ रहे हैं, लोग यहाँ पर ईवीएम को बदल रहे हैं, ये सब का स्कोप जो है इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के माध्यम से पहले बात किया। ममता बनर्जी ने जो इस एसआईआर को लेकर के जो खेल रचने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के ये गुहार लगाने की कोशिश की कि आप पुराने मतदाता सूची से ही चुनाव कराने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरीके से ऑर्डर पारित करे, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बल दिया और जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाया कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति का नाम वंचित ना रह जाए जो जायज वोटर है। और इसके कारण देखिए लगभग 90 लाख लोग जो हैं, जो बोगस थे, उनमें कुछ लोग जायज हैं, जिसको अब इस चुनाव के बाद एक प्रक्रिया है ट्रिब्यूनल की, वो पूर्ण करेंगे और वो मतदाता सूची में उनका नाम ऐड होगा। ये बाहर करना कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कम से कम 2 लाख से ऊपर अर्धसैनिक बल और 20,000 के आसपास बाहर से पुलिस मंगाई, पुलिस ऑब्जर्वर लगाए। कई ऐसे जिले थे जहां पर घुसपैठियों का, आप प्रकाश में टीवी मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जहांगीर खान का, जो पब्लिक स्पीच कह रहा है कि सीआरपीएफ के गले को उतार देंगे हम। अब बताइए, इस प्रकार का जहां भाषा शैली प्रयोग करे एक राजनेता, जहां पर खुद अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि 4 तारीख के 12 बजे के बाद, होम मिनिस्टर को कह रहे हैं वो कि मैं देखूंगा अमित शाह आप किस पिता के पुत्र हैं, आप 4 तारीख को 12 बजे के बाद यहाँ रह पाइएगा। और वोटरों को संबोधित कर रहे हैं कि क्या आपको ये भाजपा वाले बचा पाएंगे 4 तारीख के 12 बजे के बाद। अब बताइए, इलेक्शन कमीशन इन 2 बड़े नेताओं के ऊपर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वर्स चेंज कराए गए। एक कंस्टिट्यूएंसी में इनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, पहली बात तो जितने भी टेम्पोररी रूप से जो यहाँ पर सिविक पुलिस थी, एक यहाँ पर एक सिविक वॉलेंटियर पुलिस का एक अपना एक रिक्रूटमेंट सेंटर चला रखी थी, जिसके कारण से अस्थायी रूप से पुलिस कर्मियों को इन्होंने पुलिस महकमे में भर रखा था, और खुद पुलिस मंत्री थी ममता बनर्जी। इन सारे लोगों को पहले चुनावी प्रक्रिया से बाहर निकाला गया। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं टीएमसी के पॉलिटिकल कार्डर थे, जिनको सिविक पुलिस के रूप में भर्ती किया गया था। जितने भी अस्थायी जो कर्मचारी थे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वीडियो के अंदर, जिन्हें कहीं ना कहीं रिटर्निंग ऑफिसर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया गया था, उनको भी निकाला गया। स्टेट के किसी भी कर्मचारी को कहीं नियुक्त नहीं किया गया, सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज किया। सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक के एम्प्लॉय, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इस स्टेट में थे, उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम लेने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि यहाँ के राजनेता जो थे वो ये भी कह रहे थे अपने वक्तव्य में कि आप राज्य सरकार के कर्मचारी हो, चुनाव के बाद आपको देख लिया जाएगा। अब इस तरीके के जहां पर भाषण हो, पब्लिक स्पीचेज हो, आप वहां लोकतंत्र के बारे में क्या सोच सकते हैं? कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने इसकी संज्ञान लिया इसके ऊपर, और बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया।
स्टेप वाइज काम करके ये इंश्योर किया कि यहाँ पर इलेक्शन के दिन वायलेंस ना हो, जिसके परिणाम में आज आप देख रहे हैं कि बंगाल में पहली बार, मेरा उम्र हो चला है बंगाल में, मैं जन्मा हूं, बहुत ही त्रास्त रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी करना बंगाल में मुंह की बात नहीं है। अगर मेरे जैसा व्यक्ति इतना प्रखर होकर के बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कर सकता है, आप सोचिए हमें किस तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ी होगी टीएमसी के सत्ता अधिकारी और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन प्लस पॉलिटिकल लोग जो हमें यहाँ तक डेथ थ्रेट्स दिया करते थे, वो झेल करके प्रखर होकर भारतीय जनता पार्टी करने के बाद आज बंगाल में कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोकतंत्र की एक बड़ी जीत हुई है। राजा जी, चौधरी साहब, हिंसा तो नहीं हुई, लेकिन आफ्टर काउंटिंग क्या आपको लगता है जो टीएमसी के तेवर हैं, जो उनके नेताओं के अपने जिस तरह से वो धमकी दे रहे हैं, कई लोगों को उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे भी चेतावनी का पाठ जो है वो पूरा आगे बढ़ाया भी है कि मतलब नहीं होता है कि एक सिस्टम उन्होंने बनाया है कि पहले एक गली के लड़के को कहा कि पहले उसको मैसेज दे देना, फिर उसको दे देना, फिर उसको दे देना। इस तरह से उन्होंने एक पूरा साइकिल बनाया है कि इस तरह से धमकी का पाठ दे देना कि 4 मई के बाद हम देख लेंगे। आपको क्या लगता है 4 मई के बाद रिजल्ट आपके फेवर में हो या आपके फेवर में ना हो, दोनों परिप्रेक्ष्य में क्या टीएमसी के लोग हिंसा का सहारा लेंगे क्या? देखिए, होम मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ कहा है कि केंद्र की जो बलें हैं, जो सीएपीएफ है, 2 महीने तक यहाँ रहेंगी, यहाँ के स्टेट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका सबसे बड़ा जो ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आशा लगाए हुए हैं, केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं उनको आशा है कि बंगाल में 4 तारीख के बाद हिंसा हो सकती है। उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है, 25,000 से कई 25,000 के आसपास जो गुंडे थे इनके टीएमसी के जिलों में, हर जिलों से जिनके ऊपर वारंट इशू था, जो किसी ना किसी क्रिमिनल मामले में अभी जांच के दायरे में थे, उनको रिस्ट्रिक्टिव वायलेंस को कर्टेल करने के लिए उनको रिस्ट्रिक्टिव अरेस्ट में ले लिया गया है। चुनाव से पहले ही इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। दूसरी चीज, जो जेल एडमिनिस्ट्रेशन के जो सचिव थे, सबसे पहले उनको बदला निर्वाचन कमीशन ने। क्यों? क्योंकि यहाँ ये भी देखा गया था कि जेल से कई कुख्यात जो अपराधी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाता था कि वो जाकर के इलेक्शन में वायलेंस करें। इस बार जेल के उस एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरीके से सेंध लगाती थी टीएमसी, उसको भी कहीं ना कहीं इस लीकेज को बंद कर दिया गया। तीसरी बात, और मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सरकार कोई भी आए, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से चप्पे चप्पे पर सेंट्रल फोर्सेज हैं, मुझे नहीं लगता है कि 4 मई को किसी भी प्रकार की एक हिंसा होगी, क्योंकि 4 मई को जो हिंसा होगी उसका ट्रेलर इलेक्शंस के दौरान दिखता था। मैंने कभी भी रिजल्ट्स के दिन जो हिंसा होती थी उसका ट्रेलर आप देख लेते थे इलेक्शन के दौरान। यहाँ इलेक्शन में हिंसा हुई नहीं है उतनी। कहीं ना कहीं इनकी जो रिगिंग की पॉलिसीज थी, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करते थे, उस पर रोक लगाने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। और इस बार केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं, एनआईए, आपको ये आश्चर्य होगा राजेश जी कि इस बार बंगाल के चुनाव में बम ने भी नहीं बोला है, कहीं बम नहीं बजते हुए नजर आए। बंगाल में बम के धमाकों के बीच चुनाव हुआ करता था, इस बार बंगाल के चुनाव में बम बजा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इस प्रकार की गतिविधियों में लोग संलिप्त थे, उसे एनआईए के द्वारा बहुत पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और एनआईए अभी भी 4 जिलों में सक्रिय है, सीमावर्ती 4 जिले, जिसमें दक्षिण 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, नदिया और यहाँ मुर्शिदाबाद में, ये 4 जिलों में एनआईए बहुत सक्रिय रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये आशा है कि 4 मई के दिन भी माहौल जो है बहुत ठंडा रहेगा। कोई इतनी बड़ी हिंसा होने की हमें कोई इंगित नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी मैं आशा नहीं लगा पा रहा हूं कि कितनी बड़ी हिंसा होगी। लेकिन हाँ, 4 मई के दिन रिजल्ट है, बंगाल का इतिहास रहा है, छिटपुट घटनाओं से मैं
गुरेज नहीं करता, लेकिन बंगाल में कोई बड़ी घटना नहीं देखने को मिलेगी। लोकतंत्र की जीत होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी, लेकिन आम जनता का खून बहते हुए अब बंगाल नहीं देख रहा है। ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने ये सुनिश्चित कर लिया है। चौधरी साहब, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में ये अंतिम सवाल आपसे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है केंद्रीय सुरक्षा बलों का जो जाल था वो पूरे बंगाल में बिछा था, चुनाव आयोग की जो शक्ति थी या प्रॉपर होमवर्क था, उसके कारण क्या 92 से ऊपर का पोल हुआ है, क्या परसेंटेज के ऊपर? मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि बंगाल में इतना मतदान कभी नहीं हुआ, मतलब 92 से ऊपर का मतदान है। क्या लोगों ने, आप ये मान के चलते हैं, उनको सुरक्षा का एहसास हो गया कि हम सुरक्षित हैं, इसलिए आज कल के अगर पोलिंग सेकेंड वेव की स्टेज की देखें तो लाइनें लगी थी, जो लोग 10 मिनट में वोट डाल देते थे कल उन्हें 2-2, 3-3 घंटा लग गया वोट डालने में। ये आप क्या देख रहे हैं? कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में जो वहां की जो आवाम है उसको एक राहत महसूस हुई है क्या? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है। ये भारत के लोकतंत्र की नींव की जीत है। आप समझ जी। लीजिए, भारत लोकतंत्र का कितना मजबूत होना ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, कानून जो है, राज्य के ऊपर कानून का राज्य जब चलता है ना, तो लोगों के अंदर जो लोकतंत्र के प्रति भावना है वो बढ़ जाती है। आज मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल में क्या होता था ना, आपके घर में रात के दिन लोग आते थे और आपको धमकियां देते थे। आपकी बच्ची कहाँ जाती है, आपके परिवार के सदस्य कहाँ जाते हैं, उनको फॉलो किया जाता था। एक इंसान को डराया धमकाया जाता था। आप पोलिंग बूथ के सामने जाते थे तो आपको लोग बोल दिया क्या करते थे कि आपका वोट हो गया। नॉर्थ हावड़ा में एक टीएमसी के कैंडिडेट थे, गौतम चौधरी, वो अपार्टमेंटों में ताला लगा दिया करते थे कि भाई आपको वोट देने नहीं जाना होगा। और हर पोलिंग बूथ में रिगिंग होती थी, वही सीसीटीवी कैमरे थे, उनको ढक दिया जाता था, वही केंद्र सैनिक बल थे, अर्धसैनिक बल, जिनको मैनिपुलेट कर दिया जाता था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कहीं ना कहीं लचर था। इलेक्शन कमीशन इस बार अपने कमर कस के जितना उनको पावर दिया गया है आर्टिकल 324 के अंदर, उस सभी पावर को उस इलेक्शन कमीशन ने बेधड़क होकर के इस्तेमाल किया, क्योंकि आम नागरिक का खून नहीं बहना चाहिए। राजेश जी, आप मेरे से सहमत होंगे कि लोकतंत्र का मायने होता है कि लोग अपने मत को जाकर के दें। आप यही करने का काम इलेक्शन कमीशन ने किया है कि लोग निर्भयता से निकले हैं और लोगों ने अपना मत दिया है। बंगाल पहली बार, आजादी के पहली बार इतने साल बीतने के बाद पहला लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुआ है बिना किसी वायलेंस के। और ये बंगाल में जिस प्रकार का रक्तरंजित राजनीति थी, कहीं ना कहीं वामपंथी जो नक्सलवादियों के हाथ में बैठे हुए लोग थे, और कहीं ना कहीं यही वामपंथी जो टीएमसी बन गए, इनको सत्ता का जो रस का मजा लग गया था, जो सत्ता में रहना चाहते थे, वो जानते थे कि किस प्रकार से हमें इलेक्शन मैनिपुलेट करना है। और देखिए, पिछले 50 साल में बंगाल का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। बंगाल जहां 1/3 इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, बंगाल को आप बंगाल के इतिहास को देख लीजिए, डिक्लाइन होते जा रहा है। आज बंगाल के लोग मजबूर हो गए हैं कि बंगाल छोड़ के वो अन्य राज्यों में काम करने जाए। मैं ये जानता हूं कि 28 स्पेशल ट्रेन चली हैं आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, जहां से जो परिजाई श्रमिक थे, जो दूसरे राज्यों में बंगाली गए हैं काम करने, वे लोग भी आकर के अपना मत इस बार इस चुनाव में दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूं, भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। ये केवल बंगाल की जीत नहीं है, ये भारत की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। आप मुझसे सहमत इस बात पे भी होंगे कि कोई भी राजनेता अगर किसी भी जनता को ये डराए और धमकाए कि मैं तुम वोट कहां दे रहे हो, इसको उससे भयभीत कर दे, तो ये किसी भी लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। और ये प्रैक्टिस हमारे
बंगाल में हो रही थी विगत 50 साल। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये निश्चित कर दिया कि ये नहीं होगा, और इलेक्शन कमीशन को बहुत बहुत साधुवाद है। मैं इलेक्शन कमीशन को हाथ जोड़ के मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने जीवन को लाइन पे रख दिया कि जीवित रहे या ना रहे, बंगाल के लोगों को वोट देने जाने से कोई रोकेगा नहीं, और वो करके दिखा दिया। ठीक बात है। चौधरी साहब, अब थोड़ा मैं असम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत के लिए वहां हियरिंग हो रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अभिषेक मनु सिंघवी के बीच में तमाम विवाद भी हुआ और एक कहीं ना कहीं अपने तर्क रखे गए। तुषार मेहता जी ने कहा कि जो भी दस्तावेज अभिषेक मनु सिंघवी ने यानी कि पवन खेड़ा की ओर से रखे हैं वो फर्जी और गलत हैं। ये बात तो विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया है कि सीएम के जो असम के सीएम हैं उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट नहीं है, ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा कि ये फर्जी दस्तावेज उन्होंने रखे। इनकी हिरासत में लेकर पूछताछ, यानी पवन खेड़ा की हिरासत में लेकर पूछताछ अनिवार्य है। ये गंभीर मसला है, ये किसी भी स्त्री की अस्मिता का सवाल है, इसलिए उन्होंने तमाम सारी अपनी दलीलें रखी हैं। इसको काउंटर पार्ट किया है अभिषेक मनु सिंघवी ने और ये कहा है कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो तमाम सवालों के घेरे में है। अमर्यादित भाषा का असम के सीएम ने इस्तेमाल किया है और हमें जमानत इसलिए दी जाए कि पूरा मामला पूर्वाग्रह से ग्रसित है। क्या आपको लगता है, कोई दलील आपको कल कोई आरोप कह दें, आप किसी को कल्पित बना दें और उसके बाद में कह दें कि साहब ये सब गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं, तो इस तरह की जो दोहरी बातें हैं, आपको लगता नहीं कि इस पर काउंटर होना चाहिए? क्योंकि पवन खेड़ा को जमानत हाईकोर्ट से नहीं मिली है, अब वो सुप्रीम कोर्ट गए। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए राजेश जी, इसके पीछे के इतिहास और परिप्रेक्ष्य को हमें समझना चाहिए कि जी, जिस प्रकार बहुत संक्षेप में चौधरी साहब जी, संक्षेप में मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं किसी पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना कि उनकी पत्नी जो है वो उनके पास 3 पासपोर्ट है, तो कम से कम उन्हें एक छोटी सी आरटीआई कर लेनी चाहिए थी हमारे जो विदेश मंत्रालय में ये जानकारी लेने के लिए कि इस व्यक्ति का कितना पासपोर्ट इश्यू विदेश मंत्रालय ने किया है। ये सारा मामला विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप ये कर सकते थे। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट लेकर के किसी इशू था तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करके आप पहले ही न्यायालय के दरवाजे पे चले जाते, अगर आपके पास ठोस सबूत होते तो। तीसरी बात, आपने किसी आम नागरिक के परिवार के ऊपर ये आरोप नहीं लगाए। हेमंता विश्व शर्मा एक मुख्यमंत्री हैं, एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के आधार पे आपको आरोप लगाने चाहिए थे। आपने यह आरोप केवल इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए लगाए। इस चौथी बात मैं आपको बता देता हूं, अगर पवन खेड़ा को फेस टू फेस ही लेना था तो उन्हें दिल्ली से भागना ही नहीं चाहिए था, वो असम पुलिस पर आत्मसमर्पण दे करके हाई कोर्ट से बेल ले लेते, लेकिन वो एंटीसिपेटरी बेल लेने के चक्कर में आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। आप ही ये बताइए, मामला हो रहा था गोगोई जी की वाइफ का, इतने दिन से डिबेट में चल रहा था कि ये जो गौरव गोगोई हैं उनकी वाइफ जो है उनके पास अभी ब्रिटिश पासपोर्ट, वो ब्रिटिश नेशनल है, उनके ऊपर सारा मामला चल रहा था। उनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं, जितने भी एनजीओ हैं पाकिस्तानी एनजीओ उनके साथ वो काम कर चुकी हैं। आज वो नॉर्थ ईस्ट में एक विपक्ष के बड़े चेहरे की बीवी हैं। ये सारा चीज वहां के मीडिया में चल रहा। इसको काउंटर करने के लिए पवन खेड़ा जी ने इस प्रकार का एक तंत्र प्रपंच रचा और आज इस प्रपंच के कारण वो सुप्रीम कोर्ट गए। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये भी जानता हूं कि असम के मुख्यमंत्री केवल अपनी बीवी के पति नहीं है, वो पूरे असम के मुख्यमंत्री हैं। और जिस प्रकार से हमारा कानूनी फ्रेमवर्क है उसी प्रकार से उनकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। पुलिस को कहीं भी मिसयूज या ओवर पावर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से इस केस में मैं देख रहा हूं, ये कहीं ना कहीं मुझे भी पीड़ा हो रही है। और पवन खेड़ा इसी राष्ट्र का एक नागरिक है,
अगर इस राष्ट्र में उसने एक भूल की है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की है, तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के जो प्रावधान हमारे कानून में है, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई होना लाजमी है। और आज सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से कह रहा है कि असम के मुख्यमंत्री काउबॉय हैं या रैम्बो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रैम्बो हैं, ये दुखद घटना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सर्वोपरि है। कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा और सम्मान हमें करना चाहिए, हम किसी भी पद पे रहें। और कॉन्स्टिट्यूशन के रैम्बो और कॉन्स्टिट्यूशन का जिस प्रकार से काउबॉय बनना किसी भी लोकतंत्र में ये बहुत बहुत शर्मनाक है, चाहे वो हमारे ही लोग क्यों ना हो। लेकिन मैं फिर भी जिस प्रकार से पवन खेड़ा जी ने इस प्रपंच को रचा, पवन खेड़ा जी को लॉफुल एड्रेस करना चाहिए था। यह प्रक्रिया ही गलत थी। आपको किसी के निजीगत दस्तावेज जो हैं वो पब्लिक में नहीं लाने चाहिए थे। आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। न्यायालय में आप इस चीज को, अपनी बातों को रखते कि कहाँ आपको संकोच है, कहाँ आप संदेह हो रही है। लेकिन आपने इसे इलेक्शन का एक शगुफा बनाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ पर भी बट्टा लगा है, जिसका कारण यह होगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं बहुत लोकप्रिय राजनेता हैं असम से, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की साख पे बट्टा इसी पूरे प्रपंच से पवन खेड़ा ने रचा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पवन खेड़ा एक परिपक्व राजनीतिज्ञ नहीं है, वो अभी भी मैच्योर्ड होना बाकी है। ठीक बात है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हम लोगों ने बंगाल के परिप्रेक्ष्य में और असम के मुख्यमंत्री के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी सी बातें कह ली हैं, विश्लेषण भी कर लिया है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि बंगाल में जिस तरह से हिंसा नहीं हुई वो लोकतंत्र की जीत है, लेकिन चुनाव आयोग ने भी बड़ा काम किया है। अगर इस तरह से हिंसा वहां पूर्व में होती रही है और इस बार नहीं हुई है, तो मुझे लगता है उनका प्रॉपर होमवर्क वो दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, और उसको धरातल पे आयोग ने उतारा भी है। इसलिए उनको तो कम से कम धन्यवाद सभी को करना चाहिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को धन्यवाद करना चाहिए। इसमें किसी तरह का की विचारधारा का या कह लीजिए वैचारिक मतभेद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने देखा, एक अच्छी बात हुई। चुनाव आयोग को जिस तरह से बंगाल के चुनाव से पहले यानी मतदान से पहले कटघरे में लेने की कोशिश की जा रही थी, खासकर ममता बनर्जी और टीएमसी के द्वारा, वो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई नहीं था। अब जब हिंसा नहीं हुई है तो मुझे लगता है आयोग को शाबाशी मिल रही है, और टीएमसी के आरोपों को लोग कहीं ना कहीं उसे पूर्वाग्रह से ग्रसित देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।